चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर में कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। देखिए, फाइनेंस वर्ड का मतलब होता है पैसा, यानी कि एक बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाया गया है या जो पैसा लगाया जाना है उसके रिगार्डिंग उस पैसे को मैनेज करना, उन सारी चीजों को मैनेज करना। क्योंकि आपने बिजनेस के अंदर पैसा तो लगा दिया, बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से उस पैसे का उस बिजनेस में इस्तेमाल किया जाए, तो आप उस पैसे का गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और जब आप गलत तरीके से फंड्स का यूज करेंगे तो इट विल बी ऑफ नो यूज टू द कंपनी, आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। सो डेफिनेशन देखते हैं फर्स्ट लाइन में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है फंड्स को रेज करना, एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स, एलोकेशन का मतलब होता है उन फंड्स को कहीं पर लगाना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम दो बातों के बारे में बात करेंगे। पहली बात फंड्स को एक्वायर करना, फंड्स को लेना, और दूसरी बात उन फंड्स का इस्तेमाल करना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद फ्लो ऑफ फंड्स, कहां से पैसा आ रहा है, एंड इट इन्वॉल्व्स वेरियस डिसीजंस व्हिच मे बी रिलेटेड टू प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स को लेना, फंड्स को अरेंज करना, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स को लेने के बाद, फंड्स के आने के बाद उन फंड्स को कहीं पर इन्वेस्ट करना, जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना ऑनर्स का। देखिए, ऑनर्स जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं अल्टीमेटली उनका मोटिव होता है फंड्स अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस बिजनेस के अंदर जनरेट होगा वो सभी की सभी चीजें ऑनर्स को बिलोंग करती हैं। तो कोई भी डेफिनेशन जो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन लगे वो आप याद कर लीजिएगा। यहां पर एक चीज और लिखी हुई है, efficient acquisition of finance, efficient use of finance, and efficient distribution and disposal of surplus for the smooth working of company। पूरे पैराग्राफ का सिंपल सा मतलब ये है, एक बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग होता है उन फंड्स को प्रॉपर तरीके से एक्वायर करना, उसके बाद उन फंड्स का एक सही जगह पर इस्तेमाल करना, एंड जब इस्तेमाल करने के बाद आप प्रॉफिट कमाओगे तो उस प्रॉफिट में से जो बच जाएगा उसको ऑनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। नीचे दो डेफिनेशन दे रखी हैं, मन करे तो पढ़ लेना, नहीं मन करे तो मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। इन डेफिनेशंस को पढ़े बिना भी काम चल जाएगा, और ये डेफिनेशंस आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, अब आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है एक बिजनेस के अंदर। सबसे पहली चीज, जितनी भी देखिए जो फाइनेंस होता है ना एक बिजनेस में, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वैसे ही एक बिजनेस के अंदर फाइनेंस का काम होता है, पैसे का काम होता है। क्योंकि एक बिजनेस में अगर पैसा नहीं होगा तो वो बिजनेस नहीं चल पाएगा ढंग से। तो जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं किसी बिजनेस के अंदर, हर चीज में फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है। इसका मतलब है हर एक्टिविटी के अंदर यू विल हैव टू डू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं रोल की, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं या एरियाज हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। पहला, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स दोस्तों वो होते हैं जो एक बिजनेस में बहुत लंबे टाइम के लिए लगाए जाते हैं, जैसे मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, इन पे जो खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट फिक्स्ड एसेट्स के साइज पर और उनकी कंपोजिशन पर, यानी कि कितने सारे फिक्स्ड एसेट्स होंगे और वो कौन कौन से होंगे, उन सारी चीजों पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस रहता है। क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में बहुत सारा पैसा लगता है, इसका मतलब है यहाँ पर कंपनी को समझना पड़ेगा, अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा कि कितना पैसा इन्वेस्ट करें और किस तरीके से इन्वेस्ट करें ताकि उनको नुकसान ना हो। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जब बात आती है तो वो आएगी अब करंट एसेट्स के रिगार्डिंग। करंट एसेट्स आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं अकाउंट्स में, वो होते हैं जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो करंट एसेट्स के अंदर भी कंपनी का बहुत सारा पैसा लगा हुआ होता है। कंपनी का पैसा करंट एसेट्स में कितना लगा हुआ होगा वो भी इस बात पे डिपेंड करता है कंपनी ने अपने फाइनेंस को कितने बढ़िया तरीके से मैनेज कर रखा है। उसमें कुछ चीजें आ सकती हैं, जैसा लिखा हुआ है यहाँ पर आखिरी लाइन में, इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी क्या है, यानी कि कंपनी उधार ज्यादा देती है या कम देती है मार्केट में। अगर आप उधार को ज्यादा दोगे तो आपका करंट एसेट्स में ज्यादा पैसा फंसा रहेगा,
इसी तरह से इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आप अपने स्टॉक को किस तरह से मैनेज करते हो, ये सारी चीजें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पर आते हैं, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म के लिए कितने पैसे की जरूरत है, लॉन्ग टर्म के लिए कितने पैसे की जरूरत है, ये सारी की सारी बातें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से इफेक्ट होंगी। क्योंकि कंपनी को जब फाइनेंस मैनेज करना होता है तो ये देखना पड़ेगा हम शॉर्ट टर्म के लिए कितना पैसा यूज करें या कहां से लाएं, या लॉन्ग टर्म के लिए कितना पैसा हमें चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहां कहां पर इन्वेस्टमेंट करें। तो ये सारे डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही आएंगे। देखिए इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, फर्म्स which have policy of liquidation prefer to have more of long term finance, although with that profit will decrease as the company has to pay more interest on long term debt as compared to short term debt। कहने का मतलब ये है, अगर एक कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए उधार लेती है, ज्यादा लंबे टाइम के लिए मार्केट से पैसा उठा लेती है उधार पे, तो उस कंपनी को बहुत सारा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होता है, उस कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा आपको इंटरेस्ट के तौर पर पे करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में आगे समझेंगे और अच्छे से। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो रही हो, शॉर्ट टर्म फंड्स की बात हो रही हो, हर जगह पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कंपनी की मैनेजमेंट को हेल्प करता है इन सारे डिसीजंस को। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी। कंपनी को जो पैसा रेज करना होता है मार्केट से, उसके पास कंपनी के पास दो तरीके होते हैं। एक को बोलते हैं डेट, मतलब उधार से पैसा लेना, दूसरा होता है इक्विटी, मतलब अपना पैसा लगाना, शेयर्स वगैरह के थ्रू पैसा लगाना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू कंपनी को ये समझ में आ जाता है कि भाई कितना पैसा तो मार्केट से उठाना चाहिए और कितना पैसा हमें अपना इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर्स वगैरह के थ्रू लेना चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। पांचवें पॉइंट की बात करें, ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर होते हैं उनके ऊपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। कहने का मतलब ये है, जैसे इसी पॉइंट के अंदर एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, इफ वी पे मोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन इट विल इंक्रीज एक्सपेंसेस एंड विल इफेक्ट P&L अकाउंट। भाई आपके खर्चे अगर बहुत ज्यादा होने लगे हैं तो आपके पास तो प्रॉफिट कम बचेगा ना। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको हेल्प कर सकता है उन खर्चों को कंट्रोल करने में, ताकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाए। तो अल्टीमेटली इतने सारे पॉइंट हमने देखे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑलमोस्ट बिजनेस के हर पार्ट पे, हर हिस्से के ऊपर इफेक्ट डालता है। जो कंपनीज, जिन बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता, वहां पर उन्हें बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब इसके रिगार्डिंग एक केस स्टडी देखते हैं हम पहले। एस लिमिटेड, देखिए केस स्टडी में आज आपको एक टिप देता हूं। सबसे पहले, शायद कुछ बच्चे जानते नहीं हो, केस स्टडी में आपको सबसे पहले केस स्टडी के एंड में जाना होता है। आपको यह देखना होता है वो केस स्टडी आपसे क्या मांग रही है। जैसे इस केस स्टडी के अंदर वो कह रहा है, व्हाट इज द रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर दिस कंपनी। तो यहां पर आपसे वो रोल एंड ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। पढ़ते हैं केस स्टडी। एस लिमिटेड एज अ मैन्युफैक्चरिंग स्टील is manufacturing steel at its plant in India. It's enjoying a beyond demand for its product as economic growth is about 7 to 8% and demand for steel is growing. इसका मतलब है कंपनी स्टील बनाती है और उसके प्रोडक्ट की अच्छी खासी डिमांड है और डिमांड बढ़ती जा रही है। अब इट इज प्लानिंग टू सेट अप अ न्यू स्टील प्लांट टू कैश ऑन इंक्रीज डिमांड। तो कंपनी सोच रही है डिमांड बहुत ज्यादा है हमारे स्टील की, एक और नया प्लांट खोल लेते हैं, बना लेते हैं। और इट इज एस्टिमेटेड इट विल रिक्वायर अबाउट 5000 करोड़ टू सेटअप। उस प्लांट को लगाने के लिए कंपनी को करीब करीब 5000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी एंड 500 करोड़ की जरूरत पड़ेगी वर्किंग कैपिटल के लिए, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उस प्लांट को स्टार्ट करने के लिए। अब आपसे ये पूछ रहा है, बताइए रोल एंड ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो बेसिकली ये समझना आपसे ये चाहता है क्वेश्चन में कि अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो क्या क्या हेल्प मिलेगी, क्या क्या काम हो पाएगा इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो बेसिकली हमने जो अभी पॉइंट्स पढ़े थे यहाँ पर,
वो सारे के सारे पॉइंट्स ही इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल बी साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कंपनी को हेल्प मिलेगी ये समझने में कि कितने फिक्स्ड एसेट्स हो, कितने करंट एसेट्स हो, कहाँ कहाँ से पैसा उठाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, हमारी डेट इक्विटी रेशो क्या रहेगी। इस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट उस कंपनी को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि अच्छा सा वो प्रोजेक्ट रन हो और कंपनी उसमें प्रॉफिट कमाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, कोई भी कंपनी जब काम करने आती है मार्केट में, अल्टीमेट उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना ही होता है। यहां पर जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है ये मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। शेयर होल्डर कौन लोग होते हैं? जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया होता है, मतलब कि वो ओनर्स होते हैं बिजनेस के। तो जिन लोगों ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, अब ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पैसे को बढ़ाकर उन्हें दे, यानी कि ओनर्स को उस बिजनेस के अंदर फायदा हो। तो जो फाइनेंस मैनेजर होता है कंपनी के अंदर, जिसका काम होता है फाइनेंस को मैनेज करना, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है that he should take all kind of decisions which will be ultimately helpful from the point of view of shareholders, and shareholder will gain only when price of their share increases. देखिए, if I buy a share of rupees 10 today and after 1 year or 2 year if the price rises to 100 or rupees 1000 per share, I would get benefit. Now the price rising happens because the company is earning a lot of profit. If the company is earning profit, it means the company has been managed properly. If the company is not managed properly, if the financial management of the company is not good, the profit will not arise and the share price will also not increase. And if share price don't increase, the wealth of the shareholder will also not increase. So whatever financial decisions are being taken in a company, they are very, very important. If the share prices are rising, it is taken as that financing decisions are very good which are taken in the company. But if the price of the share is not rising, that means financial decisions are not taken care properly. ठीक है, तो फाइनेंशियल डिसीजन लेना, फाइनेंस को मैनेज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ताकि कंपनी ग्रो करे, और जब कंपनी ग्रो करेगी तो उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ बढ़ती है। अच्छा, उनको एक और फायदा कहां से होता है, जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो कंपनी उनको डिविडेंड भी देती है। ठीक है, डिविडेंड एक बहुत अच्छा अर्निंग होता है शेयर होल्डर्स के लिए। तो सारे क्लेम वगैरह पे करने के बाद द कंपनी विल पे देम डिविडेंड। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हुआ, अगर शेयर होल्डर्स को गेन हो रहा है, आप सिर्फ ये देख पा रहे हो कि शेयर होल्डर गेन कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, बहुत बढ़िया तरीके से उस कंपनी के अंदर फाइनेंस को मैनेज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब यहां पर एक चीज और है, शेयर प्राइसेस बढ़ाने के लिए कभी कभी गलत तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं एक बिजनेस के अंदर, मार्केट के अंदर। बट ध्यान क्या रखना है हमने यहाँ पर, हम द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ शेयर डज नॉट मीन दैट फाइनेंस मैनेजर शुड इन्वॉल्व इन मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज टू ब्रिंग राइज इन प्राइस। यानी कि फाइनेंस मैनेजर को कोई गलत काम करके किसी गलत तरीके से शेयर के प्राइस को बढ़ाने का ट्राई या कोशिश नहीं करना चाहिए। शेयर का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़े, कंपनी में ग्रोथ हो रही हो, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हो, कंपनी बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रही हो अपनी ग्रो करने के लिए, उस वजह से अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है तो ये माना जाएगा कि शेयर का प्राइस एक्चुअल में बढ़ रहा है। सो with the objective of wealth maximization of equity shareholder, following objectives will get automatically achieved. तो अगर आप सिर्फ ये ध्यान देगी कंपनी की भाई हमें ना शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना है, तो ये जो 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं ये ऑटोमेटिक अपने आप अचीव हो जाएंगे। कौन कौन से? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, कंपनी के पास फंड्स होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कंपनी प्रॉपर तरीके से यूज करेगी, मीटिंग्स ऑफ
फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स, यानी कि जिनको कंपनी ने पैसे की पेमेंट करनी है उनको भी कंपनी टाइम पर पैसा दे पाएगी। चलिए इससे रिलेटेड केस देखते हैं। सबसे पहले अगेन क्वेश्चन पढ़ेंगे। पूछ रहा है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड अबव व्हिच हैज डायरेक्ट बियरिंग ऑन फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए बिजनेस। क्वेश्चन का मतलब ये है ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ऊपर पैराग्राफ में डिस्कस किया गया है जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पे डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। उसके बाद सेकंड चीज पूछी है जो पहला कॉन्सेप्ट आपने फर्स्ट पार्ट में आइडेंटिफाई कर लिया उसका की ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखिए केस समझाता हूं। आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट राहुल प्लान्स टू स्टार्ट हिज ओन होटल। वो अपना होटल स्टार्ट करना चाहता है। होटल मैनेजमेंट करने के बाद he plans to hire team experts to give his guests a unique and unforgettable experience, keeping in mind their budgets. Before starting business, he visited his hometown to take blessings of his father. His father told him that success of business depends upon how well finance is invested in assets and operations and how timely and economically finances are arranged from outside or from within the business. He guided him that he should always spend time in identifying different available sources of finance and comparing them in terms of their cost and associated risk. The returns from investment should always exceed cost of investment. तो उसके फादर ने उसे गाइड किया what he should do, what he should not do, what are the different ways in which he should arrange the finance, where how he should invest that amount, etc etc. तो बेसिकली टॉपिक में हमें ये समझ में आ गया, केस से हमें ये समझ में आ गया कि उसके फादर ने जो उससे डिस्कशन की या वो सारी चीजें, वो कॉन्सेप्ट कौन सा है जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ इफेक्ट होती है। तो आंसर आपके सामने है, इसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। और फिर उसने पूछा कि की ऑब्जेक्टिव क्या है। हमने अभी भी टॉपिक किया कि भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो की ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है मैक्सिमाइजिंग वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को इंक्रीज करना। चलिए अब आगे चलते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस, एक कंपनी के अंदर बेसिकली 3 तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं। पहले का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरे का नाम है फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरे का नाम है डिविडेंड डिसीजन। अब एक एक करके हम इन सारे डिसीजंस को समझेंगे। देखिए सबसे पहला आता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है बेसिकली कि कंपनी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उससे रिलेटेड जितने भी फैसले होंगे वो सभी के सभी will be covered under investment decision. Now company take 2 types of decisions where it is going to invest money. One is investing into fixed assets, another is investing into current assets. When you are going to invest in fixed assets, it is called capital budgeting decision. You know, while taking decision of investing money, it is very very important for the firm to be wise, to take it very very carefully, because if investment decision is not taken carefully, money will go waste, company will not be able to earn profits. So it is very very important that while making investment decision, company has to be very very careful. So there are 2 kinds of decisions. One is fixed assets decision, जिसमें हम बोलते हैं it is called capital budgeting decision. Another is आपका शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, जिसको हम करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। उसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यानी कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन का मतलब होता है जो आपने पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगाया उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में रहते हैं, सो उनके अंदर बहुत सारा पैसा भी इन्वॉल्व होता है। अब एक एक करके समझते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट को केयरफुली लेना। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन विल इफेक्ट लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी, बिकॉज जो भी पैसा लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगेगा, फिक्स्ड एसेट्स में लगेगा,
वो रिटर्न फ्यूचर में देगा आपको। और आज जो पैसा आपने फिक्स्ड एसेट्स में लगा दिया, इसका मतलब है कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स उस डिसीजन के ऊपर बेस्ड होंगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो करना चाहती है तो कंपनी को अपना कैपिटल बजटिंग का डिसीजन बहुत ज्यादा केयरफुली, बहुत संभल कर लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। कैपिटल बजटिंग का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स आते हैं बहुत महंगे, यानी कि उनके अंदर कंपनी को बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। अगर कोई भी गलत फैसला कंपनी ने ले लिया फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड आता है रिस्क इन्वॉल्व। इतना सारा पैसा लगा दिया, लंबे टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली रिस्क तो रहेगा ही। रिस्क है, इसका मतलब है कंपनी को रिस्क अपने दिमाग में रखकर सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, और तब जाकर कंपनी को वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि बगैर बगैर सोचे समझे अगर पैसा लगा दिया, जैसे पहले पॉइंट में डिस्कस किया था, बहुत सारा पैसा होता है तो रिस्क है। बगैर सोचे समझे लगा दिया और वो पैसा डूब गया, अब कहाँ जाओगे? तो बहुत सारा नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद है इरिवर्सिबल डिसीजन। एक बार ही आपने कैपिटल बजटिंग का डिसीजन ले लिया, आपने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब अगर आपने उस फैसले को बदला, 5 साल का प्रोजेक्ट था, 2 साल तक आपने काम किया, 2-4 करोड़ रुपए लगा भी दिए, अब आपको लगा नहीं यार बेकार है, ये तो गलत हो गया फैसला, अब आपने कहा छोड़ो इस काम को, बीच में छोड़ देते हैं, तो जो पैसा लगा दिया वो तो डूब गया ना आपका। तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको अगर आप इन डिसीजंस को पलटते हैं, इन डिसीजंस को वापस लेते हैं। इसीलिए ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस लेते हुए बहुत ज्यादा केयरफुल रहें। अब वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप कैपिटल बजटिंग का डिसीजन ले रहे हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। वो कौन सी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस लेंगे। सबसे पहली चीज है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि कंपनी ये देखेगी कि भाई जो मैं पैसा लगाने वाला हूं, क्या वहां से मेरे को रेगुलर रिटर्न आएगा, क्या वहां से जो पैसा आएगा मैं उससे अपनी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाऊंगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी को ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो मैं पैसा लगाने वाला हूं, अमाउंट ऑफ कैश फ्लो मतलब कि कितना पैसा वहां से आएगा, उसको कंपनी को पहले से ही जज करना पड़ेगा, पहले से ही अंदाजा लगाना पड़ेगा, पहले से ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो रेगुलर कैश फ्लो का आना कंपनी के पास बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस प्रोजेक्ट से। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जो पैसा आज इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोच रहे हो, कंपनी को ये देखना पड़ेगा कि उससे कितना रिटर्न आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के पास 2 प्रोजेक्ट है, एक एक्स है और एक वाई है, और वहां पर उसे इन्वेस्टमेंट करनी है, एक्स दे रहा है उसे 20% का रिटर्न, वाई देगा उसे 25% का रिटर्न, तो कंपनी क्या करेगी? वाई वाले प्रोजेक्ट को प्रेफरेंस देगी, उसको वो चूज करेगी। तो हमेशा वो प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए जहां पर रिटर्न के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या है? कंपनी को बहुत सारी चीजें और देखनी पड़ेंगी। क्या चीज देखना पड़ेगा? जैसे क्या वहां पर लेबर अवेलेबल होगा जहां पर हम काम का प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, टेक्निक कैसे हम इस्तेमाल कर पाएंगे, मशीनरी अवेलेबल होगी कि नहीं होगी। तो बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, बहुत सारे मेथड्स कंपनी को लगाने पड़ते हैं, जिनका नाम है, जैसे कि एक होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड। ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके कंपनी अपने प्रपोजल को इवेल्युएट करती है, उसको जज करती है कि कितना रिटर्न इस प्रोजेक्ट से आ सकता है। और जब ये सारी कैलकुलेशन कंपनी कर लेती है, फिर कंपनी डिसाइड करती है कि हमें इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ना चाहिए या इस प्रोजेक्ट पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा? बहुत सारे अल्टरनेटिव्स, देखो वहां लिखा हुआ ना, फाइनेंस मैनेजर मस्ट कंपेयर all the available alternatives very carefully, and then only he should decide where to invest the most scarce resources of the firm finance। यानी कि पैसा क्योंकि बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है हर फर्म के पास, इसीलिए इसका इस्तेमाल करना और बहुत तरीके से इस्तेमाल करना
ये फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए जितने भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो उसके पास, उन सभी ऑल्टरनेटिव्स को ढंग से जज करे, ढंग से समझे और उसके हिसाब से वो अपना फाइनल डिसीजन ले।